हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर से। तो प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर फ्री बैच के नाम से, उसमें जाके आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी हमारे अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही। अभी 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं तो उनको जाके आप लोग देखिए, स्टडी कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जाइए कर लीजिए और वहां से आप नोट्स भी अफोर्डेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो हमारा चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन, जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे आगे के जो भी पार्ट्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जो पार्ट्स हमारे रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में कवर हो जाए। तो आज का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट जिस बच्चे ने देखा है वही सेकंड पार्ट देखें, नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख के जरूर आए, क्योंकि तभी चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि हम हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन करते कहते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, लेकिन भाई एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है, इसको अगर आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर आप तो कैसे लिखेंगे, वो चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग इन एयर और ब्रीदिंग आउट एयर, या तो अंदर आएगी या बाहर जाएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर, ब्रीदिंग आउट एयर। ठीक है, या तो इन होगी एयर या आउट होगी। एंड एक्सचेंजिंग गैस, कौन सी गैस एक्सचेंज होगी? CO2 आएगी अंदर और CO2 बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, बिटवीन लंग्स, ब्लड एंड टिश्यू, तीन चीजों के बीच ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच। ठीक है, 2 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स और हमारा हार्ट। हार्ट के पास ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं और फेफड़ों, रक्त और उत्तकों के बीच O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। यही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो ब्रीदिंग हवा का मूवमेंट, रेस्पिरेशन गैसों का हसल एक्सचेंज, O2 CO2 O2 CO2, यही एक्सचेंज होता है। तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, कि कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एक्सपायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन। ठीक है, एक्स और इन, अंदर और बाहर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई कहां होते हैं? हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, और जो एल्वियोलाई होता है वहां से ब्लड के अंदर जो एक्सचेंज होता है गैस का, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। ब्लड से बॉडी टिश्यू में, पहले एल्वियोलाई से ब्लड, फिर ब्लड से बॉडी टिश्यू में जाता है, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन, रेस्पिरेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले टाइप्स है रेस्पिरेशन की, 2 टाइप के रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल लंग्स का लेवल होता है कितना CO2 है, इंटरनल टिश्यू में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। तो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, तो यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है, सांस हम ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रीदिंग आउट हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायफ्राम के साइज में आप लोगों को चेंज दिखने को मिल रहा होगा, वो आगे आप लोगों को समझ में आएगा क्या चेंज हो रहा है। तो बात करें फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन की, अब हमारा मेन पॉइंट आता है फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। तो 2 फेज होती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन।
इंस्पायरेशन क्या होता है, इसको इनहेलेशन भी हम बोलते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं हम ऑक्सीजन को, सांस ले रहे हैं, सांस को अंदर खींच रहे हैं, एयर को अंदर खींच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, इंस्पायरेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स। मैकेनिज्म हाउ इंस्पायरेशन अकर, कैसे होता है इंस्पायरेशन, क्या मैकेनिज्म होता है? तो सबसे पहले तो जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने देखा ना, ब्रीदिंग जब कर रहे हैं हम, सांस ले रहे हैं, तो डायफ्राम का साइज छोटा था, तो क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो मूव डाउनवर्ड, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। कैविटी जो होती है चेस्ट की वो बढ़ेगी और मूव डाउनवर्ड, नीचे की ओर मूव करेगा चेस्ट। ठीक है, तो ये डायफ्राम यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया है। उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो लंग्स की एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, रिब्स मूव अप एंड आउट, मतलब रिब्स जो है बाहर की ओर आएंगे। ठीक है, जब सांस लेंगे तो रिब्स कहाँ है, अप, बाहर की साइड मूव कर रहे हैं। आप सांस लेके देख लीजिए, कहां आ रहे हैं, बाहर की साइड आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि रिब्स बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये दो स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप है थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज। अब भाई सांस अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, एयर आ रहा है, तो थोरेसिक जो कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर इनसाइड लंग्स, जिससे क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक, मतलब प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर वॉल्यूम यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल हो गया, चौड़ा होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा और लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर आउटसाइड, एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर, अब बाहर की ओर बहुत ज्यादा प्रेशर है एयर का, तो हाई से लो की ओर, हमारी बॉडी में कमी है ऑक्सीजन की, एयर की, तभी तो हम ले रहे हैं। तो बाहर की साइड हाई प्रेशर है और अंदर की साइड लो प्रेशर है, तो एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन लंग्स। ये फोर्थ स्टेप हो गई हमारी इंस्पायरेशन की। तो रिजल्ट क्या हुआ, लंग्स फिल विथ ऑक्सीजन। और हमें क्या चाहिए था, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो हमने इंस्पायरेशन किया, इनहेल किया एयर को, तो हमें क्या मिला रिजल्ट, लंग्स फिल विथ O2, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ गई है। नेचर एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिना एनर्जी के हम सांस भी नहीं ले पाएंगे बेटा, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन, सांस बाहर निकालना। अब सांस लिया है, वो O2 ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो गया है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको हम बाहर भी तो छोड़ेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। तो जो बच्चा ये लेक्चर्स देख लेगा उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि हम इसी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। अब ये लेक्चर देख के आप अगर नोट्स पढ़ेंगे, डिटेल नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो काफी बच्चे बोलते हैं सर ये नोट्स, ये लेक्चर इनफ है क्या? देखिए बेटा, एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए इतनी चीजें इनफ नहीं होती है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चीज समझोगे तभी डिटेल में पढ़ पाओगे। तो हमारा मोटिव है कि बेसिक आप लोगों का क्लियर हो, बेसिक से जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए। दिक्कत कहाँ आती है, अगर चीज समझ में आ जाएगी तो इजीली याद हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगी तो कहां से याद होगी। हमारा मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए टॉपिक। तो आप चाहे हमारा नोट्स लीजिए या किसी और का नोट्स लीजिए या बुक से पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो फर्ज है हम पूरा कर रहे हैं, अब आपका क्या फर्ज है वो आप लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी एक्सपायरेशन की, एक्सपायरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है, ये इजी प्रोसेस है। एक्सपायरेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर आउट फ्रॉम द लंग्स। तो कहीं ना कहीं अपोजिट एक्टिविटी होने वाली है इंस्पायरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वहां पे डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, साइज छोटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो रिलैक्स होगा डायफ्राम, क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डायफ्राम इंक्रीज मूव टू डोम शेप, डोम शेप बन जाएगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, डोम शेप, डोम कैसा होता है, ऐसा होता है ना डोम, पहले तो फ्लैट था लेकिन डोम शेप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी इंस्पायरेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी, रिब्स मूव डाउन इनवर्ड। देखिए सांस लिया, क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिब्स बाहर की ओर आए, आउट, लेकिन जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे हम, क्या हुआ, रिब्स मूव डाउन इनवर्ड। ठीक है,
ये चीजें आप इजीली लिख पाएंगे बेटा अगर आपने समझ लिया तो, ठीक है। चलिए, मैकेनिज्म लिखने में जोर नहीं आएगा, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। पहले डायफ्राम रिलैक्स होगा, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी, और वो आप कर सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो सांस लेके देख लेना। उसके बाद थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ओर मूव करगी, और लंग्स का प्रेशर वापस से बढ़ जाएगा, हाइयर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। एयर फ्लो फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड, बाहर की ओर जा रही है, तो रिजल्ट क्या आया? CO2 रिच एयर एक्सपेल, मतलब CO2 रिच एयर हमारी बॉडी से जा चुकी है, बाहर की ओर छोड़ी जा चुकी है। यही रिजल्ट हमें चाहिए था। तो दोनों इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन समझ में आ गया। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाला है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लेना 100%। तो पैसिव प्रोसेस है, रेस्टिंग कंडीशन में ऑटोमेटिकली ये होता है, नो एनर्जी रीडेड, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। खींचने में, सांस लेने में जो एनर्जी चाहिए वो जरूरी है, छोड़ने में जो एनर्जी नहीं चाहिए अपने आप चला जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है एक फोर्स रेस्पायरेशन, मतलब वो तो हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी। अब हम भाई जबरदस्ती जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्स रेस्पायरेशन। जोर से सांस लेना, जब रनिंग करते हैं तो जोर जोर से सांस लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमें ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो जोर से लेते हैं, जोर से छोड़ते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं फोर्स रेस्पायरेशन। कब होता है? एक्सरसाइज के दौरान होता है, रनिंग के दौरान होता है, डीप ब्रीदिंग के दौरान होता है, और अस्थमा अटैक अगर है, अस्थमा पेशेंट है, उसको भी सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उस टाइम वो भी जल्दी जल्दी सांस लेता है। ऐसा पेशेंट अगर आपने कहीं देखा है तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से होता है। एसेसरी मसल्स जो होती हैं हमारी फोर्स इंस्पायरेशन के लिए, जैसे स्ट्रेनोक्लेंडोमेस्टोइड, ठीक है। इसके अलावा स्क्लेन मसल्स होती है, और फोर्स एक्सपायरेशन के लिए हमारी एब्डोमिनल मसल्स यूज होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती है। फोर्स इंस्पायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन के लिए कुछ एसेसरी मसल्स जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जिससे जल्दी जल्दी हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको याद कर लेना आप। अब बात करें गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे सिलेबस में मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन एक भी पॉइंट हम आप लोगों का मिस नहीं होने देंगे। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन एल्वियोलाई टू ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है, और CO2 ब्लड टू एल्वियोलाई में आएगा, ठीक है। दो प्रोसेस होती हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के अंदर गैस एक्सचेंज में, अगर ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर और डिफ्यूजन। दूसरा होता है इंटरनल रेस्पायरेशन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड टू टिश्यू में जाता है, और जो CO2 है वो टिश्यू टू ब्लड आता है, ठीक है। इजी है गैस का एक्सचेंज, इजीली आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन पढ़ लिया है, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के बारे में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस। जो भी रेस्पायरेटरी गैसेस है, कौन कौन सी है? मेन हमारी जो रेस्पायरेटरी गैस है वो ऑक्सीजन और CO2। तो उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? किसके मदद से होता है? कुछ किसी की ना किसी कैरियर की मदद से तो ट्रांसपोर्ट होता होगा। अकेले ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं होती है, तो किसके साथ मिलके सप्लाई होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो 98% जो ऑक्सीजन है हमारा बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको हम बोलते हैं। और 2% जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है। तो ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये डिपेंड करता है PO2 और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन कितना है और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, इस पे डिपेंड करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना होना है, किस अमाउंट में होना है, ठीक है। पीएच एंड टेम्परेचर भी डिपेंड करता है बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जो बोहर साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग। तो सिंपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 एक वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है बॉडी के अंदर। इसको बेसिकली ट्रेवल के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। बॉडीगार्ड है हमारा हीमोग्लोबिन, जो इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो 70% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है एज ए बाइकार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो 23% है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाता है? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। और 7% डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर। तो ये परसेंट वाइज हमने यहाँ पे बता दिया कि जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक रिएक्शन होती है, CO2 और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है
H2CO3 और H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा बाइकार्बोनेट, कैटेलाइज बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसी। जो बेसिकली कैटेलाइज होता है H2CO3 किससे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसी, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन है CO2 के लिए बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन की, ठीक है। CO2 को पानी बहुत पसंद है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट ये बनाता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट हमारा एक एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूजफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। बाकी जो ऑक्सीजन है CO2 है वो बाहर की ओर छोड़ दी जाती है बॉडी से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली सेंटर्स होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा है, पोन्स है, तो वो सेंटर्स बेसिकली रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल टू मेंटेन CO2 और O2 बैलेंस, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चलता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं ब्रेन के अंदर। फर्स्ट है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके अंदर बेसिकली एक सेंटर होता है DRG ग्रुप, इसको बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कंट्रोल करता है नॉर्मल इंस्पायरेशन को, ठीक है। एक होता है VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वो कंट्रोल करता है फोर्स एक्सपायरेशन को, फोर्सफुली हम एक्सपायर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं एयर को, तब हमारा सेंटर काम करता है VRG, जो मेडुला ऑब्लांगेटा में लोकेटेड होता है। इसके बाद आता है हमारा पोन्स, जो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास लोकेटेड है। न्यूस्टिक सेंटर, अब न्यूस्टिक सेंटर डीप इंस्पायरेशन के लिए काम आता है, और न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो होता है स्टॉप और लिमिट इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन को स्टॉप करने के लिए और लिमिट में इंस्पायरेशन करने के लिए हमारे ये सेंटर्स काम आते हैं। न्यूमोटेक्सिक स्टॉप बटन है और एपन्यूस्टिक स्टार्ट बटन है कि डीप इंस्पायरेशन करना है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें लेनी है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे रेस्पिरेशन को, हमें रेस्पिरेशन करने से रोकते हैं। तो एक है केमिकल कंट्रोल, CO2 मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेंट है, हाई CO2 फास्ट ब्रीथिंग, जितनी ज्यादा CO2 हमारी बॉडी के अंदर होगी उतनी ही ज्यादा फास्ट ब्रीथिंग हम करेंगे, हमारी बॉडी करेगी, ठीक है। लो O2, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो भी हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। स्टिमुलेट ब्रीदिंग ओनली इन सीवियर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। उस कंडीशन में भी हमारी ब्रीदिंग स्टिमुलेट होगी और फास्ट ब्रीदिंग हम करेंगे। H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है बॉडी के अंदर तो ब्रीदिंग इंक्रीज होगी। H प्लस आयन कहां से आ रहा है, CO2 H2O से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बना रहा है, तो वहां से हमारा मिल रहा है हमें H प्लस आयन, तो वहां से भी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी। अगर CO2 लेवल बढ़ रहा है तो ये भी CO2 से ही रिलेट करता है। न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल मतलब कॉर्टेक्स से वॉलंटरी ब्रीथिंग, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल कॉर्टेक्स से होता है। रिसेप्टर इन लंग्स एंड एयरवे, जो रिफ्लक्स कंट्रोल करते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग ऑब्वियसली बढ़ेगी, पेन, इमोशन, फीवर वगैरह कुछ है तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। बेसिक इजी है, इजीली याद हो जाएंगे आप लोगों को। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक टॉपिक है, इसको भी याद कर लेना, अच्छा टॉपिक है, फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। तो मैंने इसको टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाए। एक तो होता है लंग्स वॉल्यूम, एक होता है लंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है उनको डिनोट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, एयर इनहेल एक्सहेल एट रेस्ट, कितनी एयर हम बाहर छोड़ रहे हैं और कितनी ले रहे हैं एट रेस्ट, नॉर्मल कंडीशन पे, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर 2 मार्क्स में आपको टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं एयर इनहेल, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एयर एक्सहेल एट द टाइम ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 500 ml होता है, ठीक है। इसके बाद होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लिख लेना इनको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा एयर हम इनहेल कर लिए तो वो कितनी होती है, वो होती है 3000 ml। इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन में जितनी एयर हम छोड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल कर देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, होता है 1100 ml, ठीक है। अब आता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम।
अब हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हो गया, मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन, हमने फोर्सफुली एयर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर में कितना एयर का अमाउंट रह जाता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन 1200 ml। ठीक है, अब आता है लंग्स कैपेसिटीज। लंग्स कैपेसिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने किया है, उसके बाद हम कितनी मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल, यहां पे हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 300 ml है। तो क्या आ गया हमारा? 3500 ml हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब आता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारी बॉडी में कितना एयर रह गया है, तो वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। अब आता है हमारा वाइटल कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, एक टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। मैक्सिमम एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, मतलब मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम कितना हम एक्सहेल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं एयर को। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। लास्ट आता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी, कितना लिखन के आएगा, तो टोटल एयर इन लंग्स कितना है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये ऊपर वाले सभी जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनको आप ऐड कर देना तो टोटल हमारी लंग्स कैपेसिटी आ जाएगी। समझ में आया? और डिटेल में पढ़ना है, नोट्स से जाके पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं हम, सीपीआर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। व्हेन इट यूज व्हेन नेचुरल ब्रीदिंग स्टॉप, जब नॉर्मली ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, कभी पानी में डूब जाता है, समुद्र में डूब जाता है बच्चा, तो उस टाइम माउथ टू माउथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है, उसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एयर डायरेक्टली ब्लोन इनटू पेशेंट लंग्स, डायरेक्टली एयर दिया जाता है पेशेंट को। मैकेनिकल मेथड होता है, उसमें सिल्वेस्टर मेथड यूज किया जाता है, एमर्च मेथड यूज किया जाता है। मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो एम्बू बैग मेथड यूज किया जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। तो ये कुछ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है माउथ टू माउथ में रेस्क्यूसिटेशन मेथड, सीपीआर और हेल्मिन्स, दो मेथड होते हैं। तो सीपीआर बेसिकली कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यूज इन कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली इसको यूज करते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उस कंडीशन में आप ये चीज हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट की मदद कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो चेक करेंगे पेशेंट को, ठीक, थोड़ा बहुत है या नहीं उसके अंदर, ठीक है, चेक करना है। आपको डरना नहीं है, आप फार्मासिस्ट है बेटा, आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्योंकि आप किसी की मदद कर सको। तो अगर आपको कैसा कोई पेशेंट दिखे तो मदद जरूर करनी है। चेक करना है, ओपन करना है एयरवे, मुंह ओपन करना है आप लोगों को। ठीक है, गिव 2 रेस्क्यू ब्रेथ, 2 जोर से ब्रेथ देनी है आपको, जोर से उनको हवा देनी है। ठीक है, और उसके बाद 30 चेस्ट कंप्रेशन आप करना है, 30 टाइम चेस्ट कंप्रेस करना है, चेस्ट पे हाथ रख के, यहाँ पे जहां पे हार्ट है ना हमारा, वहां पे आप 30 इस टाइप से रखना है हाथ आपको, और जोर जोर से आपको पुश करना है। ठीक है, उसके बाद 2 ब्रेथ साइकिल फिर से देंगे, ऐसे रिपीट करेंगे आप, 2-3 साइकिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ से ब्रीदिंग दी जा रही है और यहाँ से चेस्ट कंप्रेशन किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन। ठीक है, इसके अलावा एक आता है हेलमिट मैन्यूअर। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब गले में कुछ अटक जाए तो उस कंडीशन में किया जाता है, यूज इन चोकिंग पोरिजन बॉडी इन एरिया, कोई पोरिजन मटेरियल है जो गले में अटक गया है तो क्या किया जाएगा, एब्डोमिनल थ्रस्ट फोर्स एयर आउट टू रिमूव ऑब्जेक्ट, एब्डोमिनल पे फोर्स लगाया जाएगा, पुश किया जाएगा जोर से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो गले से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है जो यूज किया जाता है। तो चलिए, ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक पार्ट और है जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
तो बाकी लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लेक्चर को लाइक करें, और कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई, कुछ चीज को इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कमेंट हमें इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है कटारिया फार्मेसी के लिए। हम आप लोगों के साथ बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक बने रहेंगे, हर एक प्रकार की मदद आप लोगों की कटारिया फार्मेसी करने वाला है। बस सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।